मैंने दूसरों को काम सौंपना जारी रखा। संग्रह दल अधिक बेले इकट्ठा करने गया, टोकरियां बुनने, मिट्टी खोदने और दीवारें बनाने की तैयारी के लिए। गुफा जनजाति के किशोर नदी के किनारे मछली के तालाब खोदने गए। बाद में बची हुई ताजी मछली तालाब में डाली जा सकती थी, संग्रहित करने के लिए। या अब केवल एक ईंट का भट्टा था, दक्षता बहुत कम थी, इसलिए 2 और भट्टे बनाने थे। श्वेतु, धातु विशेषज्ञ, और मूटोंग, बरी, को क्रमशः धातु विज्ञान और बरीगिरी टीमों का कप्तान नियुक्त किया। दोनों एक दूसरे से समन्वय करेंगे, पहले औजार बनाएंगे, फिर ठेले बनाएंगे। मैंने सबको काम करते देखा। रेणु दौड़कर मेरे पास आई और पूछा, मुझे आगे क्या करना है? मैंने एक क्षण सोचा, फिर कहा, तुम सन बोओ। सन के बढ़ने पर रेशे निकालना। इस साल रोपण क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करना। रेणु केवल कपड़ा बुनने के बारे में सोचती थी, लेकिन सन अभी बहा नहीं था, इसलिए उसे मेरी बात माननी पड़ी। कैंची बनाना। जब सब काम बांट दिए गए, तो मैं सबसे महत्वपूर्ण काम पर लग गया। मैंने बुजुर्ग और बूढ़ी औरत को बुलाया, लेकिन उनसे निपटने के बाद मैं एक और काम में जुट गया। मैंने 3 दिन बहुत मेहनत करके एक जोड़ी कैंची बनाई। कैंची 2 तिकोने पत्तों से बनी थी, एक सपाट तरफ, एक उभरी हुई तरफ। बीच में जोड़ने के लिए एक गोल छेद था। हैंडल 2 लंबी कांसे की छड़ों के बने थे। झलाई के बाद मैंने रेत से रगड़ा, फिर कांसे की कीलों से दोनों पत्तों को जोड़ा और धार तेज की। रेणु ने कैंची हाथ में ली, खुशी से उछल पड़ी और एल्पाका के ऊन कतरने के लिए भाग गई। मैं मुस्कुराया और 2 नए बने ईंट के भट्टों को देखने लगा। ईंट के भट्टे और नहर का कामें सभी आगे के कामों की नींव थे। मकान बनाने के लिए ईंटें चाहिए थीं, और नहर खोदने से जो मिट्टी निकल रही थी, वह ईंट बनाने के लिए अनमोल कच्चा माल थी। इसलिए जल्दी से मकान बनाने के लिए जरूरी था कि इन दोनों कामों में तेजी लाई जाए। अच्छी बात थी कि कुछ दिनों की सबकी मेहनत से 2 नए ईंट के भट्टे पूरे हो चुके थे। व नहर खोदने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था।